सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक विशेष विचार को लेकर के आपके समक्ष अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से एक सामाजिक विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी उत्तरायण का एक कालखंड है, माघ मास आरंभ हो चुका है और माघ मास का जो कालखंड है उत्तरायण नाम से जाना जाता है। और उत्तरायण होते होते आज हम यदि अपने क्षेत्रीय स्तर पर इस बात को देखें, इसका चिंतन करें, तो उत्तरायण भी इसको कहा जाता है। और ये उत्तरायणी का जो मेला है, जो पर्व है, जो उत्सव है, हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में नहीं, अब तो भारत के विविध क्षेत्रों में हमारे उत्तराखंडी लोग उत्तरायणी पर्व और कौतिक नाम से इसको आयोजित कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके मूल पृष्ठभूमि में जावें तो जो उत्तरायणी का मेला हुआ मकर संक्रांति के रूप में, तो इसका राष्ट्रीय ख्याति है, राष्ट्रीय प्रसिद्धि है। और चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे नासिक का हो, उज्जैन का हो, हरिद्वार का हो, सब ये स्थानों पर कुंभ मेले भी आयोजित होते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नामों से और मकर संक्रांति नाम से पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन उत्तरायणी के रूप में, मेले के रूप में और उत्सव के रूप में बागेश्वर जो हमारा जनपद है, उत्तराखंड के 13 जनपदों में जो उत्तर वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर, तो बागेश्वर के सरयू गोमती के संगम पर आयोजित होने वाला जो उत्तरायणी का मेला है वो विश्व प्रसिद्ध है। और इसका एक बड़ा आख्यान रहा हुआ है। ये एक धार्मिक मेला तो है ही है, पौराणिक मेला भी है, साथ ही साथ व्यापार के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसको व्यापारिक मेले की भी संज्ञा प्राप्त है। लेकिन यदि हम बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का चिंतन करें तो ये एक राजनीतिक वैचारिक मंचों का भी यहाँ पर स्थापना होती थी और एक वैचारिक मंचों का आयोजन करके लोग अपनी विचारधारा को भी आम जनमानस के आगे रखते थे। इसलिए बागेश्वर का मेला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मेला भी देखा गया है। जब पूरा देश अंग्रेजों के चंगुल में था, गुलामी में था, और अंग्रेजों ने भयंकर अत्याचार हमारे ऊपर में किए, तो उसी कालखंड में पूरे भारतवर्ष में जनता जागरूक रही और अंग्रेजों को भगाने का सबने निश्चय किया। तो इसी क्रम में बागेश्वर में भी एक विशाल मेले का आयोजन तो मकर संक्रांति के रूप में था ही, साथ ही साथ उसी कालखंड में पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार का अंत करने के लिए बहुत भयंकर आंदोलन चला। और उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने मीटिंग भी करी, गोष्ठियां हुई। और हमारे गांव के पास में जो चामी गांव है, वहां पर भी नीतियां बनाई गई और पंडित बद्रीदत्त पांडे जी आदि, हरगोविंद पंडित जी, सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए और वहां से बागेश्वर की ओर बढ़े। और ये उत्तरायणी के ही दिन मकर संक्रांति में सबने कुली बेगार जो कुप्रथा थी उसका अंत करने का निश्चय किया। और पूरे अंग्रेज जो अधिकारी थे मुस्तैद थे, लेकिन उस समय में 1920 की ये बात है, उस कालखंड में हजारों हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्र हुए। और जो अंग्रेज अधिकारी थे जनता को देख करके भयभीत हो गए। और यदि हम संक्षेप में उसकी चर्चा करें तो उस कालखंड में सारी जनता ऐसी एकजुट हो गई कि अंग्रेज हिल गए और सभी ने जो कुली बेगार के दस्तावेज जो रजिस्टर थे उनको पकड़ा और सरयू में प्रवाहित कर दिया और निश्चय कर दिया कि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन आज से कुली हम नहीं बनेंगे। अंग्रेज लोग हमारे ऊपर में अत्याचार करते थे। जब अंग्रेज अधिकारी आते थे तो हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को उन कुली बनना पड़ता था। और पंडित पंत जी के और साथ ही साथ बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में जब वो विशाल जनसभा सरयू गढ़ में हुई तो सभी ने कुली बेगार के दस्तावेजों को सरयू में प्रवाहित कर दिया और त्रिमागी का स्नान करके सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। अंग्रेज अधिकारी भयभीत हो गए और
प्रत्येक वर्ष में जो मकर संक्रांति का पर्व होता था, तो मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद हमारे विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए वहां पर अपने अपने मंच भी स्थापित किए। उसमें कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, सबकी एक पार्टी थी कि हमने अपने देश को स्वतंत्र करना है और अपने स्वाभिमान को बचाना है। तो अपने स्वाभिमान, अपने भावाभिव्यक्ति और अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वहां पर मंच का निर्माण किया जाता था। और तभी से प्रत्येक वर्ष 1 गते को मकर संक्रांति के दिन विद्वान लोग, समाज सुधारक लोग अपने अपने विचारों को लोगों के आगे रखते थे और किस प्रकार हमें अपने देश के लिए कार्य करना है, इसके लिए कार्य योजना बनाते थे। और तभी से ये परंपरा निरंतर गतिमान रही। भारतवर्ष के अंदर विभिन्न मेले होते हैं, लेकिन केवल बागेश्वर का ही उत्तरायणी मेला एक ऐसा है जिसमें स्वतंत्र रूप से वैचारिक मंचों की भी प्रतिस्थापना होती है और अलग अलग विचारों के लोग अपने अपने मंचों के माध्यम से विचाराभिव्यक्ति वहां पर करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, इस वर्ष सुनने में आया कि बागेश्वर में वो विचार मंचों को स्थापित नहीं किया गया और प्रशासन के द्वारा नगर पालिका चुनाव या नगर निगम के चुनाव की जो आचार संहिता है उसका हवाला देते हुए मंचों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई। और ये एक और भी विशेष बात मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि मैं तो लगभग हमेशा उत्तरायणी में रहता था, लेकिन इस बार मैं भी किन्हीं कारणों से बागेश्वर में मकर संक्रांति को उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन विभिन्न संचार माध्यमों से पता चला कि वहां पर वैचारिक मंच इस बार नहीं लगे। तो यदि हम इस पर भी विचार करें तो ये भी एक हमारे बागेश्वर की बौद्धिक विफलता का ही परिचायक है। ये कोई राजनीतिक मंच यहाँ पर नहीं लगने थे। प्रशासन में तो ये भी समझता हूँ शायद जो मेला समिति के लोग हैं उन्होंने प्रशासन के समक्ष सही ढंग से इस बात को नहीं रखा होगा। यदि उसकी मूल भावनाओं को प्रशासकों के आगे हम रखते तो संभवतः प्रशासन इस बात के लिए कभी भी मना नहीं करता। तो यदि हम इस पर चिंतन करें तो आज जब चुनावों की आचार संहिता लग गई है, सब लोग अपना चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक पा रहा है, लेकिन एक मेला क्षेत्र में जो विचार विनिमय के मंच स्थापित होते थे उनको रोकना कहीं ना कहीं मेले की मूल भावनाओं के साथ छेड़ाखानी करना है। तो यदि हम एक गहन चिंतन करें तो इस बात पर हमें सोचना होगा कि हम अपने प्रशासकों के आगे, अपने नीति नियंताओं के आगे अपने विचारधाराओं को सही ढंग से नहीं रख पा रहे। हम राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं, कई लोग अपने को समाज सेवी, शिक्षाविद या बुद्धिजीवी भी मान रहे हैं, लेकिन बागेश्वर के संदर्भ में यदि आज बात की जाए तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बौद्धिक विफलता का परिचायक है। हमने राजनीति को आज इतना दूषित मान लिया है या दूषित बना दिया है कि राजनीतिक मंच के नाम पर प्रशासन के द्वारा मंच लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से स्वयं इस बात को कहना भी चाहूंगा और स्वयं मैं इसके लिए उत्तरदायी भी हूं, क्योंकि बागेश्वर का निवासी होने के कारण मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं मेला समिति का सदस्य तो नहीं हूं, लेकिन जो भी सदस्य थे या जो भी हमारे क्षेत्रीय बुद्धिजीवी हैं या प्रशासन है, उन्होंने इस विषय पर गहन चिंतन करना चाहिए था। और जो परंपरा एक मेले की रही थी, क्योंकि चुनाव तो होते रहेंगे, कई बार आचार संहिताएं लगेंगी, कई बार उपचुनाव होंगे, लेकिन जो मेले का मूल स्वरूप है, जो उत्सव का स्वरूप है, उसको नहीं बदला जा सकता है। हाँ, जो प्रत्याशी हैं या जो पार्टी के लोग हैं वो अपने जो उम्मीदवार है उनका प्रचार नहीं कर सकते, उनके चुनाव चिन्ह वहां पर न लगावे, वो उचित है, लेकिन एक जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को और किस प्रकार एक जनता आगे बढ़ने के लिए अपने कार्यों को कर सकती है, इस प्रकार का विचार विनिमय पर तो रोक नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से सबसे यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम अपने श्रेष्ठ लोगों के आगे, प्रशासकों के आगे अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। इसका एक उदाहरण बागेश्वर में वर्तमान में जो मकर संक्रांति पर राजनीतिक विचारधारा के लोगों को रोका गया, यह भी एक उसका कारक है। तो पुनः मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा
कि हम अपनी क्षेत्रीयता को समझें, अपने धार्मिकता को समझें, अपने राजनीतिक विचारधाराओं को भी समझें और अपने जो क्षेत्रीय हमारे जो शासक प्रशासक लोग हैं, उनके आगे अपनी बातों को बौद्धिकता के साथ और तटस्थता के साथ रखने का संकल्प हमें लेना होगा, क्योंकि कोई प्रशासक हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे सामाजिक ताने-बाने को निर्धारित नहीं करेगा, बल्कि हम अपनी क्षेत्रीयता और अपनी मर्यादाएँ और अपनी परंपराओं का स्वयं हमको संरक्षण करना होगा। जब तक हम अपने लिए स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तो तब तक कोई हमें सुरक्षित नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम स्वयं धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म जब हम अपनी रक्षा तभी कर सकते हैं, जबकि हम धर्म तभी रक्षित हो सकता है जब हम अपनी रक्षा करेंगे। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमें अपने धर्म की स्वयं रक्षा करनी होगी और बाहरी जो विचारधाराएं हैं उनका खंडन करते हुए अपनी विचारधाराओं को तर्क के साथ रखने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और यही बागेश्वर के इस वर्ष के मेले के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।